सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से कराते हैं, फिर आपको बातें ऐसी बताएंगे जिसकी वजह से भारत को सतर्क होने की जरूरत है। देखिए, सैयद जमीर अब्बास जाफरी हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ रहे हैं मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान से। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही है, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। अतुल लोंडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अशोक सज्जन हाजी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सबसे चर्चा करूं उससे पहले भारत के नजरिए से, क्योंकि देखिए ईरान और इजराइल, जब भी हम इन दो मुल्कों की बात करेंगे तो भारत को यह समझना होगा कि एक के साथ अगर हमारा रक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त इजराइल के साथ संबंध है, तो वैसे ही चाबहार पोर्ट हो, पाइपलाइन हो, एक हमारा बहुत आर्थिक इंटरेस्ट ईरान में भी है। इसलिए अगर हमें देखना है तो हमें डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के साथ क्या रिश्ता बनाना है, ये तय करना है। हमें देखना है कि अगर इस जंग की वजह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बंद हो जाता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। हमें सब कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक नेशन टू अ नेशन, एक देश अपनी कूटनीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे तय करेगा, वो देशों के साथ रिश्ते पर तय होगा। वो धर्म के आधार पर तय नहीं हो सकता है। और अगर उसको कोई धर्म और वोट बैंक के चश्मे से देखने की कोशिश करता है तो ये ग्रेट डिससर्विस है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है, ये मैंने आपके लिए ये जो येलो वाला हिस्सा है ना, इसको मैं आपके लिए अंडरलाइन करती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जहां पर आप ग्लिटर देख रहे हैं, ये मेरा पेन आपको हिलता हुआ दिख रहा है, यही है वो हॉर्मुज। अब ये एक तरफ ओमान की खाड़ी है, एक तरफ फारस की खाड़ी है, और यहीं से ये सारा तेल, जैसे ये जो आपको ओमान की खाड़ी दिख रही है, यहीं पे नीचे अरब सागर आता है और इधर भारत है। तो चाहे वो भारत हो, चीन हो, तमाम अन्य मुल्क हो, जहां से इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से ये पूरा का पूरा भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। अब ऐसे में भारत को ये तय करना होगा कि हम ऑल्टरनेट क्या खोजेंगे। ये जो हॉर्मुज है, और ये बहुत कम दूरी है, सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी है ये, इसीलिए, और ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, ये 3 किलोमीटर का है। तो कुल मिलाकर इसमें से 40% स्ट्रेट हॉर्मुज जलमार्ग से आयात किया जाता है। और इस पर जब हरदीप पुरी, जो कि अभी विदेश में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है और हमें ऑल्टरनेट कहां से तेल लेना है ये भी हम सोच रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है जिसको लेकर अभी भारत को सोचना है। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं अगली जानकारी जो है, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि दोनों देशों के रिश्ते के मद्देनजर अमेरिकी बेस पर हमला, ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या है। आप देख रहे हैं लगातार ईरान बॉम्बिंग कर रहा है और काफी हद तक सफल भी हो रहा है। लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि बीते दिन जब हाइफा में अटैक हुआ तो कई जगहों पर सायरन तक नहीं बजा, तो इजराइल क्या अपनी ताकत पूरी नहीं दिखा पा रहा है, क्या कर सकता है, ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर सनक में वो काम करता है तो अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा और उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बन सकता है। ऐसे ही 3-4 ऑप्शंस हैं जो ईरान के सामने, वो हम दिखा रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो ये है, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने वाला सबसे पहला ऑप्शन था। दूसरा यही है कि अमेरिकी बेस पर वो हमला करेगा, और तीसरा है, ये तो हॉर्मुज वाला हमने बता दिया है, जलमार्ग को बंद कर सकता है जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़ जाएगी। ईरान तेल की सप्लाई पर रोक लगा दे, क्रूड ऑयल की कीमत $90 बैरल तक जा सकती है। तो ये जो $90 प्रति बैरल है, उसको लेकर परेशानी हो सकती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो जिस तरह की जानकारी आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनमें सबसे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप ईरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जमीर अब्बास जाफरी साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, सवाल यह है कि भारत अपनी कूटनीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस देश से कैसा रिश्ता रखना है, ये अपने देश के इंटरेस्ट में सोचकर करेगा ना। वो इसलिए नहीं करेगा कि एक मजहब के लोग, एक मजहब का पालन करने वाले एक देश से अच्छा रिश्ता चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। तो इस तरह की वकालत करना कि ईरान के हक में बयान दे भारत, ईरान पर ही जोर दे, उसकी वजह से जो रक्षा सौदे हमारे हो रहे हैं या पोर्ट डील इजराइल से, वो खराब नहीं कर सकते। राष्ट्र हित में जो होगा वही तो भारत करेगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत अंजना जी, और तमाम हमारे व्यूअर्स और पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करता हूँ। डेफिनेटली इंडिया को और हर मुल्क को अपनी इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए। हाँ, अमेरिकन और इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट में फैसले नहीं करने चाहिए। हाँ, तो ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि इंडिया एक मुल्क है जो मुल्क की स्थापना
एक रेवोल्यूशन की बुनियाद पर हुई थी जो कॉलोनियलिस्ट और इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। और हाँ 1947 को इंडिया एक कॉलोनियलिस्ट पावर से आजाद हुआ था। आज वही कॉलोनियलिस्ट पावर्स पूरी दुनिया के अंदर अपनी गुलामी करवाना चाह रहे हैं और ये जंग है, ये एक जंग सेकंड बड़ी आपको जंग टोक रही हूँ। अमेरिकी हमले की राष्ट्रपति पुतिन ने निंदा की है। जो जानकारी आ रही है, पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है और अगराची से मुलाकात के बाद ये कहा गया था, बीते दिन ही उन्होंने कहा था ईरान के विदेश मंत्री ने कि मैं जा रहा हूँ और वहां पर मेरी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। ईरान के खिलाफ हमले का कोई आधार नहीं, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अपनी बात आप पूरी कीजिए, लेकिन आप फिर पॉइंट को मिस कर रहे हैं। कंप्लीट कर लूं। आप जब फिर पॉइंट को मिस कर रहे हैं। 1940 आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, अपनी बात को पूरी कीजिए आप, लेकिन काउंटर क्वेश्चन को सुन लीजिए जो मैं बता रही हूं, क्योंकि आप इंपीरियलिस्ट पावर, ये तमाम ऐसी बातें हम कर सकते हैं अमेरिका के बारे में कि वो विस्तारवादी नीति रखता है, वो इराक का जैसा मुल्क हो, वियतनाम हो, वहां पर उसने क्या किया, ये तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको वापस ला रही हूं, किसी कंट्री को मोरालिटी के ग्राउंड पर हम जज करके राष्ट्रहित पर फैसला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भारत को सोचना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता चल रहा कि आपको ये बात कितनी समझ में आ रही है, बट इंडिया इंटरेस्ट फर्स्ट, आप समझिए इस बात को। हम रक्षा सौदे अमेरिका से भी करते हैं, हम तेल और रक्षा सौदे रूस से भी करते हैं, हम ईरान के साथ भी आर्थिक रिश्ता रखते हैं, हम इजराइल के साथ भी रखते हैं, तो फैसला भारत के हित में होगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ, भारत के हित में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी के सामने भी यही ऑप्शन दिया गया था कि इज़राइल को कबूल कर ले 1948 में। महात्मा गांधी ने उस वक़्त एक नैतिकता और मॉरलिटी की बुनियाद पर फैसला किया था और कहा था कि हम पैलेस्टाइन बिलॉन्ग्स टू द पैलेस्टीनियंस, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। तो हम किस बुनियाद पर अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में जब आज़ादी हुई थी तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक मॉरल सेंटर के तौर पर देखता था, नैतिक वैल्यूज़ के हिसाब से इंडिया को देखा जाता था कि एक ऐसी आज भी कौम है देखा जो जाता है, आज़ादी हासिल। आज क्या प्रॉब्लम जी, हो गई? नहीं, नहीं, आप कंप्लीट करने दें। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, आज मैं कहता हूँ मुझे अगर आम पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ़ उस तक मेरी बात महदूद है, बाकी बात मैंने नहीं कही है, वो मेरे ज़बान से आप ज़बान में ना डालें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हि उस ज़माने की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को 1947 के बाद उस नज़र से देखता था। इंडिया ने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू किया था और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का इंडिया लीडर था। तो फॉरेन पॉलिसीज मॉरलिटी और नैतिकता की बुनियाद के ऊपर और नॉन अलाइनमेंट की बुनियाद के ऊपर कि ना ईस्ट ना वेस्ट, हमारा खुद का ये स्टैंड है, ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया वो है कि ठीक है, इंपीरियलिस्ट पावर है, हम कबूल कर लें कि भाई यही दुनिया के माई बाप हैं, यही जो फैसला करेंगे वही फैसला सही होगा, चाहे इलीगल हो, चाहे वो कौमों को इस्तेसाल हो, कौमों की एक्सप्लॉइटेशन उसके अंदर हो, उसके बावजूद आप भी उन्हें अज्यूम कर कबूल रहे हैं करेंगे। ना। प्रोफेसर साहब, देखिए आप भी अजम्पशंस पे सिर्फ अगर बातों को रखेंगे तो मुझे टोकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक देश को डिमोनाइज कर रहे हैं, लेकिन यही वो अमेरिका है जिसके साथ एक वक्त पर ईरान के भी अच्छे रिश्ते होते थे। तब इंपीरियलिस्ट पावर नहीं था, कब तब था वो ये आप कमियां मुझे नहीं बताएं? थी। आप कब, जब कैसे इतिहास था? अरे अरे 90 के दशक, उससे पहले अंशु जोशी भी प्रोफेसर हमारे साथ जेएनयू की हैं। प्रोफेसर जोशी, इनको जरा तारीख बता दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है जी, कि मैं प्रोफेसर साहब अब एआई के प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो नहीं, मच एआई के अंजना नहीं है, जी। फैक्ट्स की मैं बुनियाद बिल्कुल पे बात 80 के इत्तेफाक दशक, रखती हूँ हाँ। आपके फैक्ट्स के साथ में, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। हमारे भाई जो यहाँ पे मोरालिटी की, राष्ट्रहित की और तमाम ईरान भारत के संबंधों की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंधों का मैं बिल्कुल लिहाज करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन जरा इतिहास पे हम भी नजर डालें। तो जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? वो ईरान था। जब 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें ईरान किसके साथ खड़ा था? उसमें ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब बांग्लादेश का मुद्दा आया तो वहां पर भारत का विरोध किसने किया था? ईरान ने भारत का विरोध किया था। ईरान पाकिस्तान के साथ था। और आप जो नॉन अलाइनमेंट की बात करें, भारत बिल्कुल नॉन अलाइंड और अब ऑल अलाइंड है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, लेकिन ईरान तो शीत युद्ध के दौरान वेस्टर्न ब्लॉक का मेंबर था और उस समय जो एक एंटी कम्युनिस्ट वेव और एंटी कम्युनिस्ट एक पूरा संगठन सेंटो बना था जिसका कि ये मेंबर था, और इसमें पाकिस्तान ने भी ईरान का साथ दिया था। बलूचिस्तान के मुद्दे पर
ईरान किसका साथ देता है? ईरान पाकिस्तान का साथ देता है। तो यदि हम अपने राष्ट्रहित की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में हमको ईरान किस ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है? ईरान हमको पाकिस्तान की ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है। तो तेल को लेकर के और ये तमाम जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, इनको लेकर के भारत जब फैसला करेगा तो भारत बहरहाल इन बिंदुओं को देखकर फैसला नहीं करेगा। भारत अपनी आज की स्थिति और भविष्य को देखते हुए किस तरह से वो अपनी सारी सप्लाई सिक्योर रख सकता है, जो कि उसको करने के लिए रशिया, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों के जो दूसरे देश हैं, कतर जैसे देश हैं, वो तैयार हैं। और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात कर रहे हैं, उसकी भी भारत को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम रशिया से अपना ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास मैम, क्योंकि उन्होंने रिश्ते की बात की थी, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये रिश्ता डाउन साउथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेसर साहब, ये गया है 80 के बाद, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एट्रीब्यूट्स द वर्सनिंग कि ये रिश्ता 1969-80 के ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के बाद बहुत ही खराब हो गया था। उसके पहले जो रिश्ते थे वो अलग थे। तो जमीर साहब, इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारी कड़ियां हैं जिनके जब ताले खुलेंगे तो उसके बाद से परिस्थिति बदलेगी। मैं वापस आपको ला रही हूँ आज की स्थिति पर। मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों बार बार लग रहा है कि इंडिया को खुलकर अमेरिका का कंडेमनेशन करना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहिए। भारत इजराइल के भी साथ है, भारत ईरान के भी साथ है, और भारतीय प्रधानमंत्री ने आपके ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत भी की है। तो ऐसे में ये क्यों ये नोशन फैलाया जा रहा है? देखिए, मैंने कोई तो नोशन नहीं फैलाया, आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया था, उसके पहले ईरान भी एक पपेट था अमेरिका का, जिस तरीके से अभी मिडल ईस्ट में सारे पपेट हैं। और 1979 में जब रेवोल्यूशन आया था, जिस तरीके से 1947 में रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, उसके बाद ईरान की हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ईरान का जो डिसीजन है या मसलन इंडिया का जो डिसीजन है, नेचुरली वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में इस वक्त इजराइल जो है वो 114 कंट्रीज, जब यूनाइटेड नेशन में वोट होता है तो 114 कंट्रीज उसके खिलाफ वोट करते हैं, सिर्फ 12 कंट्रीज उसके साथ खड़े होते हैं या एब्सटेन करते हैं। दुनिया में यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं, वो उन्हें वॉच डॉग उनके कहते हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। क्या हिंदुस्तान को ऐसे जेनोसाइडल मुल्क, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, क्या नैतिकता और मोरालिटी के मुताबिक हमें ऐसे मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए? ये सवाल है। खुद हिंदुस्तानी सभ्यता को लेके, नॉन वायलेंस को लेके जब हम बात करते हैं, तो क्या ये सही है हिंदुस्तान के लिए? पर हिंदुस्तान को ये भी तो तय करना होगा ना मोहम्मद फैज खान साहब, आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान को ये भी तय करना होगा कि अगर हम मौजूदा रिजीम के साथ खड़े रहते हैं तो खामेनेई साहब के तो ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, जब वो एक पूरे मुल्क को, मतलब जिस तरह के अपशब्द बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि बार बार ईरान से जो भी गेस्ट जुड़ता था वो चैलेंज करता था, तो मैंने उनके सारे पोस्ट निकाल लिए हैं खामेनेई साहब के। मैं देखती हूँ कि प्रोफेसर साहब आप ईरान से जुड़े, आप इसको डिफेंड करने की हिम्मत दिखा पाते हैं नहीं। सुनिए, इजरायली शासन इस क्षेत्र का भयावह, गंदा, पागल कुत्ता, मतलब आप सोचिए इस तरह की बातें लिखना, डॉग्स। उसके बाद वो लिखते हैं इजराइल का ये बर्बर, भेड़िया समान, शिशु हत्यारा शासन जो किसी भी अपराध को नहीं छोड़ता, उसका विनाश करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। इजराइल के खिलाफ हमारा रुख वही है जो हमने हमेशा अपनाया है। पश्चिमी एशिया क्षेत्र में घातक कैंसर ट्यूमर है जिसको पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए, मिटाया जाना चाहिए। ये संभव होगा, ऐसा होगा। अब एक पूरी कौम को, एक पूरे देश को आप कैसे मिटा सकते हैं? आप अगर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करना है आप कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी कौम को, एक पूरे देश को मिटाना, ये शांति का पैगाम है? डेथ टू इजराइल, इतने हिंसक शब्दों का क्यों इस्तेमाल करना है? मोहम्मद फैज खान साहब जो वो नैतिकता समझा रहे हैं, इसके बाद आइएगा। मोहम्मद फैज खान साहब, आप सीधा उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि नैतिकता के पैमाने पर हमें अमेरिका की बुराई करनी चाहिए, इजराइल की बुराई करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। आदरणीय अंजना जी, कहता भारत बोले हर देश, विश्व शांति ही प्रथम उद्देश्य। धरती माँ की जान बचानी है, विश्व में शांति लानी है। आदरणीय अंजना जी, भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है। भारत का स्टैंड ये है गुटनिरपेक्षता और पंचशीलता, यानी कि हम किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
सांस्कृतिक संगठन में तो रह सकते हैं, लेकिन हम किसी सैन्य संगठन का सदस्य कभी नहीं बनेंगे। हम आसियान में रह सकते हैं, सार्क में रह सकते हैं, ब्रिक्स में रह सकते हैं, हम G20 में रह सकते हैं, लेकिन हम नाटो या किसी भी तरह के सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बनेंगे। हम ना ईरान का पक्ष लेंगे युद्ध के मामले में, ना इजराइल का पक्ष लेंगे, बल्कि जिए और जीने दो की नीति के तहत, पंचशील की नीति के तहत अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, पारस्परिक एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सम्मान, ये पंचशील के सिद्धांत को लेकर चलेंगे। आप कहेंगे हम किसी सैन्य गुट में आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी पॉलिसी शुरू से ये रही है। और भारत के लोगों को युद्ध मत बताइए, भारत ने महाभारत देखा है, हमारे बाप दादाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा है, वो भी कजिन्स की लड़ाई थी, 18 दिन तक चली। युद्ध विनाश के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिला। हम इजराइल से भी निवेदन करते हैं, ईरान से भी निवेदन करते हैं, अमेरिका से भी निवेदन करते हैं, युद्ध से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। शांति शांति शांति, विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाइए। और भारत का इजराइल भी दोस्त रहा है। अभी अंजू जी ने बताया कि पाकिस्तान के तमाम मुद्दों पर जहां ईरान साथ नहीं दे रहा था, वहां पर इजराइल ने हमारा साथ दिया। लेकिन ईरान से हमारे बहुत सारे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, चाहे चाबहार का हो या फिर यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में पहुंचने का मार्ग हो, तेल का हो और दूसरे शिक्षा जगत का हो। ईरान से हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक संबंध भी है। तो आप ये कहें कि हम एक देश के पक्ष में खुलकर खड़े हो जाएं और दूसरे का विरोध करें, तो नहीं। यदि इजराइल पर गोलाबारी होती है और इजराइल के मासूम लोग मरते हैं, तो हम उसका भी विरोध करेंगे, हंसेंगे नहीं। यदि ईरान में मासूम लोग मरते हैं, तो हम उसका भी विरोध करेंगे, हंसेंगे नहीं। एक पक्ष हंसने लगता है, लाशों पर हंसने